अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस दुआ के साथ और उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खैर आफियत से। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में आपके लिए है बहुत कुछ। वो क्या है बहुत कुछ, उसकी हाईलाइट्स में एक मरतबा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमारी टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो 6 दिन की मोहलत दे रखी थी, वो मोहलत अब खत्म होने जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और PTI का अगला लाहा अमल क्या होगा? क्या फिर से शहर इक़्तिदार का रुख किया जा रहा है? इस पर तबसरा लेंगे, बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत ने मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारी कर ली है। अच्छा, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मंकी पॉक्स पाकिस्तान में नहीं है, इसका खदशा नहीं जाहिर किया जा रहा, लेकिन अगर हुकूमत ने इसकी तैयारी की है, दैट मीन्स कि कुछ केसेस में भी सामने आए हों जो हुकूमत इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो रही है। तो क्या पाकिस्तान में इसके केसेस आए हैं या नहीं आए हैं? और जिन लोगों को मंकी पॉक्स के बारे में नहीं पता, जो कि जिस्म पर बड़े बड़े किस्म के दाने से नमूदार हो जाते हैं, इस हवाले से आपको अवेयर करेंगे, बताएंगे कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। सब कुछ होगा। आपकी सेहत के हवाले से भी एक सेगमेंट होगा। अच्छा जी, ये भी खबर है पॉलिटिकल के खान साहब ने पुलिस अफसरान को धमकियां दी हैं, इस पर भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और एक और आज की अहम खबर जो शेयर करेंगे, इसराइल का दौरा करने वाले एंकर पर्सन अहमद कुरैशी भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, आज न्यू पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। और ये दौरा कितना अहम था, एजेंडा क्या था, उनकी मुलाकात किससे हुई, कैसी हुई, इन सारी बातों पर आज तज्जिया भी लेंगे, बात भी करेंगे और इस दौरे के हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरी है, जो मेरा पहला सेगमेंट है, आई विश कि ये वाकया काश पेश ना ही आया होता। जितना दिल खराश ये वाकया है, जितना अफसोसनाक ये वाकया है। और आज से कई साल पहले इंडिया में भी एक ऐसा ही ज्यादती का वाकया पेश आया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब खातून के साथ बस में रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था, लड़की थी गलबन। और उस रेप के बाद इंडियन मीडिया और इंडिया की आवाम सड़कों पर निकल आए थे। उन्होंने बहुत शदीद एहतजाज किया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह के वाकयात को, हम ये नाइंसाफी खवातीन के साथ नहीं होने देंगे। मैं खुश हूं कि वहां के लोग बाहर निकले, एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़कों पर निकली, अपने काम काज छोड़ के उस लड़की की आवाज बने। आज हमें भी एक ऐसी ही खातून, एक ऐसी ही लड़की की आवाज बनने की जरूरत है, जो बच्चों की माँ है, जो अकेले सफर कर रही थी, जो दिन दहाड़े सफर कर रही थी, जो अपने घर को जा रही थी, पाकिस्तान को अपना घर समझकर, एक महफूज जगह समझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रही थी, जब उसको कुछ लोगों ने ज्यादती और अपनी हवस का निशाना बनाया। मुल्तान से कराची जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में ये अंधोनाक, ये अफसोसनाक, ये दिल खराश ये वाकया पेश आया, जहां पर ट्रेन के अमले ने ही खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। खातून का मेडिकल हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि खातून के साथ ज्यादती हुई है। वाकये की तफसील कुछ यूं है कि खातून अपने ससुराल मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी और औरंगी टाउन कराची की रिहायशी खातून है। दौरान सफर टिकट चेकर इंचार्ज और एक शख्स ने मिलकर इस खातून के साथ ज्यादती की। वाकये में मुलव्विस ट्रेन का अमला है। कौन जिम्मेदार है इसका, ये सवाल है, और कौन इंसाफ देगा इस खातून को? मैं यहाँ पर सीएम बात करना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी, कि जब आप सीएम पंजाब थे तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप इन वाकयात का बहुत नोटिस लेते थे, आप उन खानदान से, उन लोगों से जाकर मिलते थे, आप बहुत एफर्ट करते थे। आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि जो ऐसे लोग हैं जो गैंग रेप में या किसी के साथ ज्यादती करने में मुलव्विस होते हैं, जो कसूरवार होते हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए, इतनी सख्त सजा दी जाए कि कोई भी शख्स मुस्तकबिल में ऐसा घिनौना जुर्म करते हुए काम पे और एक मर्तबा सोचे जरूर। ये मेरी आप तमाम लोगों से भी दरखास्त है कि इसको अपने ट्विटर ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड जरूर बनाना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक ये पैगाम जरूर पहुंचाना है कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहरहाल वाकई की जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो जानते हैं हमारे न्यूज रिपोर्टर रजब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजब, निहायती अफसोसनाक वाकया पेश आया, चलती ट्रेन में खातून के साथ ज्यादती की गई, मुल्जिमान कौन थे बताइएगा, पकड़ हो गई?
जी नबिया, जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा कि काश के ये वाक़या ना हुआ होता, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये वाक़या भी रिपोर्ट ना होता, क्योंकि जब 27 तारीख को ये खातून वहाँ से बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में मुल्तान से सफ़र करके कराची पहुँची थी, तो ये तनहा प्लेटफॉर्म पे सिटी रेलवे स्टेशन पे जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, यहीं के प्लेटफॉर्म पे ये खातून तनहा बड़े परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। तो पुलिस ने जब इस खातून को तनहा देखा तो उन्होंने लेडी कांस्टेबल को भेज के उस खातून से दरियाफ्त करने की कोशिश की कि उसे कोई परेशानी लाहक के कोई मसला है उसके साथ, तो उस खातून ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे खातून एहलकारों के ज़रिए हिफाजती तहवील में लेके जो है वो हेल्प सेंटर जो ख़वातीन का है पुलिस का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। वहाँ भी उससे दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन खातून ने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर जो है वो पुलिस ने जो है वो शकूक शुबात की बिना पर पुलिस ने ऐसी उसे नहीं जाने दिया, बल्कि उसके खूनी रिश्तेदारों को बुलाया, उसकी बहन आई है, बहनोई है, जिसके हवाले जो है वो उसे किया गया। ये वाक़या ऐसे रिपोर्ट हो गया कि ये मीडिया अगले दिन जो है ये मीडिया में बात जो है वो हल्की सी जो है वो नशर होनी शुरू हुई कि किसी खातून के साथ जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में ज़्यादती का निशाना उसे बनाया गया, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर जो है वो एक्शन में आई कि इस तरह की खातून थी। अलबत्ता हुआ ये कि जब पुलिस ने इसे जो है बहन के खूनी रिश्तेदारों के हवाले किया तो तमाम तर डेटा पुलिस ने हासिल कर लिया था, चूँकि पुलिस को पहले ही शकूक शुबात थे कि इस खातून के साथ कोई ट्रेजेडी जो है ट्रेन में हुई है। लिहाजा पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर इनसे जो है वो खातून से रब्ता किया और उसे थाने लेकर आए, और फिर उसके बाद जो है लेडी पुलिस अफसर ने जब इससे जो तमाम तर तफसीलात पता की तो उसने जो है वो तमाम तर तफसीलात से पुलिस को आगाह किया। इस तरीके से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। उस खातून ने बताया है कि उसकी 5 साल पहले जो है वो शादी हुई थी। उस खातून की इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और उसके जो है वो शौहर से 2 बच्चे, जो कि मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला इसका शौहर था, और 1.5 माह कबल उसने तलाक दे दी थी। वो बच्चों से मिलने की घर से ही 26 तारीख को यहीं सिटी रेलवे स्टेशन से रजब बच्चों के साथ ये खातून ट्रेवल कर रही थी या बच्चों से मिलने गई थी? बच्चे तो खुदा ना खास्ता साथ नहीं थे। नहीं, बच्चे उसके साथ नहीं थे, वो बच्चों से मिलने की गर्ज से ही वहाँ पर गई थी, मुल्तान उतर के फिर मुजफ्फरगढ़, और फिर दोबारा से जो है वो 27 तारीख को ही दोबारा बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस की में जो है वो टिकट लेने के लिए आई, तो उसे टिकट नहीं मिल रहा था। जो ये FIR में जो बातें दर्ज है, जो खातून ने जो तमाम तफसीलात की, मैं वो बयान कर रहा हूँ। उसे जब टिकट नहीं मिल रहा था तो ट्रेन का अमला जो उसके पास आया और उन्होंने कहा कि जी आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, अगर टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में सवार हो जाए, अंदर ही हम आपको टिकट बनाकर दे देंगे। वो खातून मुतमईन हो गई और इकनॉमी क्लास में जो है वो जाकर बैठ गई। वो कहती है कि जैसी ट्रेन चली है तो एक टिकट चेकर मेरे पास आया, जिसने मुझसे जो है वो टिकट के पैसे 1250 रुपये लिए, वो मैंने अदा कर दिए उसको, वो चला गया। रोड़ी से जब आगे ट्रेन गुजरी, यानी कराची की तरफ सफ़र करते हुए रोड़ी से जब ये आगे ट्रेन आई है, तो उस वक्त जो है वो वही टिकट चेकर जिसने टिकट बना के दिया था, जिसका नाम जो है वो जाहिद बताया गया है। जाहिद टिकट चेकर जो इसके पास आया, उसने जो है वो कहा कि बीबी आपके पास बर्थ तो नहीं है, आए मैं आपकी बर्थ का बंदोबस्त कर देता हूँ। इस तरह उसे बहाने से जो AC क्लास के जो है वो AC क्लास के कंपार्टमेंट में ले गया, जहाँ पहले से मुलजिम आकिब जो है, जो कि ट्रेन मैनेजर बताया जा रहा है, वो जो है उस वह कंपार्टमेंट में मौजूद था। और जाहिद ने जो है वो उससे कहा कि यार इस मोहतरमा को जगह अरेंज करके देनी, तो आप बाहर आ जाए। इस तरह जो है जाहिद और आकिब ने अलहदगी में कुछ बात भी की, जिसके बाद जो है आकिब जो है वो रूम से बाहर आ गया कंपार्टमेंट से, वो खातून अंदर चले गई, इन्होंने कंपार्टमेंट बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद इसके साथ जो है वो यके बाद दीगर जो है वो सबसे पहले एक मुल्जिम आया, जिसने उसे पहले डराने की कोशिश की कि मोहतरमा जहाँ बैठी हुई है इसका किराया ज़्यादा होता है। तो कहती है कि मैंने उसे जवाब दिया कि जी मेरे पास तो और पैसे नहीं है, इतने ही पैसे थे तो मैं वापस दोबारा इकोनॉमिक क्लास में चले जाती हूँ। तो वो मुश्तइल हो गया, जाहिद जो है वो इश्तियाल में आ गया, उसने गुस्से में उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसे ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद फर्दन जो है ये 3 मुल्जिमान थे, जिनमें से तीसरे मुल्जिम की जो शनाख्त है वो जुहैब के नाम से हुई है। ये वाक़या पेश आने के बाद जैसी जब ये पुलिस ने रिपोर्ट किया तो तमाम तर जो है वो मुतल्लिका इदारे जो हरकत में आगे, पाकिस्तान रेलवे भी और रेलवे पुलिस भी, IG रेलवे ने भी नोटिस लिया और रेलवे हुकाम ने भी नोटिस लिया इस वाक़े का, और फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करते हुए। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी अहम है जो कि जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझ रहे होते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को अपना मुहाफिज समझ रही होती है। उसने FIR में ये भी कहा है खातून ने कि जब ये तीसरा फर्द जब बाहर निकल रहा था तो उस ट्रेन के 3 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंदर आ रहे थे, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को उसने बेहतर जान के उससे तमाम तर तफसीलात शेयर की कि मेरे साथ इस तरीके से ट्रेन में हुआ है। तो उसने जो है बजाय कोई हेल्प करने के उसने फ़कत ये कहा कि जी हम मुल्तान जाके इस अमले की जो है वो अपने अमले की शिकायत कर देंगे। यहाँ एक बात अहम है कि ये पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन नहीं है, बल्कि जो है ये आउटसोर्स ट्रेन है बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस, जो कि निजी कंपनी जो है निजी कंपनी जो है उसके तहत चलाई जा रही है।
तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बजाय हेल्प करने के जो है उसे जो है वो टाल दिया, जिसके बाद वो कराची पहुंची और उसके बाद जिस तरह मुल्जिमान चाहे पाकिस्तान रेलवे से हो या किसी निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुई ट्रेन के साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि हमारी जो मुल्क के वजीर आजम साहब है वो इस वाकये का नोटिस ले और चौराहे पे इन मुल्जिमान को सारी दुनिया के सामने इतनी कड़ी सजा दी जाए और ऐसा हर मुजरिम के साथ, ऐसा हर मुल्जिम के साथ हो ताकि किसी की बेटी, मां और बहन को हवस का निशाना ना बनाया जा सके। आप एक बात सोचें कि जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में 2 बच्चों की मां अकेले सफर करते हुए महफूज नहीं है, वहां पर आपकी बेटियां कितनी महफूज होंगी। कड़ी नजर रखिए अपनी औलाद पर, अपनी बेटियों पर, ताकि वो ऐसे दरिंदों का, उनकी हवस का निशाना ना बन सके और बाद में आपको पछताना ना पड़े। रजब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और सारे वाकये के डिटेल से आपने हमें अपडेट किया। लेंगे ब्रेक, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और लास्ट वीक आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी टीम पहुंचे शहरे इक्तदार, जहां पर हुकूमत को प्रेशराइज किया गया, असेंबलीज डिसॉल्व की जाए, इलेक्शन की जाने बढ़ा जाए। फिर हमने देखा कि एक दिन का जो मार्च था वो एक दिन में ही खत्म हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंचा। खान साहब वापस चले गए बनी गाला 6 दिन की मुद्दत देकर और ये कहकर कि 6 दिन के बाद अगला लाहा अमल बताया जाएगा। अब जनाब 6 दिन की मोहलत तो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी या अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे अपने कारकुनान के साथ। वो दोबारा क्या शहर इक्तदार का रुख करते हैं या नहीं करते, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने जब इतवार को वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया तो उन्होंने खुलकर पुलिस अफसरान को धमकियां दी और कहा कि इस बार पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा और हम सब ने देखा है, देखेंगे भी। क्या कहा खान साहब ने, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूं, उसके बाद गेस्ट का तारुफ करवाऊंगी। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर सियासतदान शौकत बसरा साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। शौकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला। खान साहब ने 6 दिन की मोहलत दी, 1 दिन बाकी रह गया, क्या होने जा रहा है आगे? निबिहा, देखिए हम पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान का आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जो आइनी भी है, जमहूरी भी है और सियासी भी है जी। उसके लिए पहले हमने 1 to 3 ऑप्शंस अडॉप्ट की हैं। सबसे पहले तो आज के ही दिन हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो अदालत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये डिमांड करेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए और अगर उसके अंदर हुकूमत को रुकावट डालती है, गिरफ्तारियां करती है, जैसे लास्ट टाइम टीयर गैस, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, शेलिंग और पता नहीं क्या क्या, मैं यूँ लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में हम लोग रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं, तो उसके ऊपर आज हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन की मुहाफ़िज़ है और फिर मैं कह रहा हूँ ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बसरा साहब, लेकिन खान साहब हुकूमत में आने से पहले जब हुकूमत में थे तब वो ये हमेशा बात करते हुए दिखाई दिए कि जो धरने होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, ये मुल्क की मईशत पर बड़ा बुरा असर अंदाज डालते हैं। तो खान साहब अब अपनी बात से जब हुकूमत में रहते हुए ये बात कर रहे थे तो हुकूमत से बाहर जाने के बाद वो इस बात को समझते हुए कि मुल्क की मईशत इस वक्त किस दहाने पर है, रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कितनी गिर चुकी है, महंगाई कितनी ज्यादा है, हुकूमत अभी टूटी है, नई हुकूमत बनी है, तो इस पूरी सिचुएशन में क्या धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, क्या ये शोभा देता है? निबिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अहम सवाल किया। 3 लॉन्ग मार्च हमारी हुकूमत के दौरान हुए, 3 लॉन्ग मार्च। 3 लॉन्ग मार्च में क्या हमने गिरफ्तारियां, क्या किसी चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया किसी घर की, क्या किसी शेलिंग, क्या रेड, क्या टीयर गैस, कोई एक फुटेज अगर आपके पास है? 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं, बल्कि हमने लॉन्ग मार्च में उनको फैसिलिटेट किया। मुझे अभी तक याद है जब मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे और ये सब छोड़कर भाग गए, वो आंधी तूफान आया, हम लोगों ने वहाँ खाने फराहम किए, उनको साहिबान फराहम किए, हमने तो नहीं रोका। दूसरा बात आपने जो कहा इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हम जो 6% GDP छोड़कर गए थे, आज हालत क्या है? बड़े तजर्बाकार लोग आए हैं, बड़े सियाने लोग आए हैं और वैसे भी जाहिर है इस वक्त इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल है, IMF की सरपरस्ती भी हासिल है
और 11 पार्टियां भी इकट्ठी हैं। सही। तो आज क्या हुआ, डॉलर कहां चला गया, स्टॉक एक्सचेंज कहां चलेगी, बिजली के रेट कहां चले गए। मैं एक साउथ पंजाब से हूं, मेरी एक बात, एक मेरा तल्लक साउथ पंजाब से, भावल नगर, हुरनाबाद, फुटाबाद से। पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। चले हम बसरा साहब, हम परफॉर्मेंस की बात नहीं करते हैं, ये हम प्रोग्राम के जरा इन पर अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर इसके ऊपर करेंगे। लेकिन जो खान साहब ने इस्लामाबाद के अफसरान को, पुलिस अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को जो धमकी दी है, मैं एक बार फिर से वो चलवाना भी जरूर चाहूंगी प्रोग्राम में आगे चलकर। आप समझते हैं कि ये ठीक है सरकारी मुलाजमीन को इस तरह से खुलेआम धमकियां देना? इस तरह से क्या सिविल नाफरमानी की जानिब नहीं फिर बढ़ेंगे? फिर एक वॉर, एक जंग नहीं शुरू हो जाएगी लोगों के बीच में भी, कारकुनान के बीच में भी? पहले तो आपने स्ट्रेटेजी पूछी थी, मैं एक लाइन बता दूं जी। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में आज जा रहे हैं और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमें रूलिंग मिलेगी कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक है और हुकूमत उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकती। पहली बात, अगर वहां से हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, हमने स्ट्रेटेजी जो दूसरी है हमारी, ऑप्शन नंबर 2, वो तैयार कर लिया है। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये आज मैं आपके प्रोग्राम न्यू टीवी में नबिया को बता रहा हूं, लाखों लोग, अल्लाह के फजल से जो बात खान साहब ने कही थी, जो हमारी, अगर ये हमें नहीं रोकेंगे फिर भी उतने लोग ही जाएंगे, और अगर ये रोकेंगे, रुकावटें डालेंगे, तो हमने जो स्ट्रेटेजी दूसरी इख्तियार की है उसके ताबे भी तमाम लोग इस वक्त पहुंचेंगे। ये बात आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, आपने क्या सवाल किया था? सर मैंने कहा था कि अगर खान साहब खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, अच्छा, तो सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ेंगे ना फिर? देखिए नबिया, बात यह है कि जो सरकारी अफसरान होते हैं वो स्टेट के मुलाजिम होते हैं, वो कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी आप जरा, आपके पास विजुअल्स हों या फुटेजेस हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या दहशतगर्द है? एक कैंसर सर्वाइवर जिसने पूरे आपके कोरोना के अंदर क्या खिदमात थी, आप उनकी गाड़ी निकालिए, इस तरह लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर की फुटेज है, गाड़ी तोड़ दी गई, वहां उनको अरेस्ट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो ये जो अफसरान हैं जी, ये सिर्फ, मैं फिर समझता हूं कि हमारे छोटे छोटे मफादात हैं। अभी इन्होंने पूरा पंजाब गुल्लू भट्टों के स्पुर्द कर दिया है, जितने इनके सरकारी अफसरान हैं, गुल्लू भट्ट है, उनका माइंडसेट वही है जो मॉडल टाउन वाला है। मॉडल टाउन ही रिपीट हुआ है अभी जो हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान। खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया तो सामने नहीं आया, और लोगों की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग बहुत कम थे। अगर आप बात करते हैं कि लाखों लोग ले आएंगे, लाखों लोग कैसे ले आएंगे? केपीके से भी तो लोग नहीं आ सके, वहां पर तो कोई रुकावट नहीं थी, वहां पर तो कोई हर्डल नहीं थी, फिर वहां से लोग क्यों नहीं आए? निबिया, दो बातें, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जितने लोग पहुंचने चाहिए थे नहीं पहुंचे। उसकी वजह आप जरा मुझे, जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हुई, टीयर गैस चली, और वो भी जहरीली गैस जो एक्सपायर्ड थी, मैं तो ये देखता हूं जंग के जमाने में इंडिया के खिलाफ वो इस्तेमाल हो सकती है, जो पाकिस्तानियों के ऊपर टीयर गैस मारी गई, जो शेलिंग की गई। अच्छा सर, इस्लामाबाद की मेट्रो आपने देखी, कौन कौन उस पर कर रहा था, उस पे कौन आतिशबाजी, दरख्तों को आग कौन लगा रहा था? हमने नहीं लगाई, मैं फिर कह रहा हूं, यही बात, कारकुनान ने भी नहीं लगाई। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं निबिया, इस दफा हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो इससे हटके बनाई। हमें नहीं उम्मीद थी कि ये इस तरह की दहशतगर्दी करेंगे, जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, लेकिन एक बात साबित हो गई, जो कहते थे ना कि पीटीआई एक बड़ी बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जब खान साहब पहुंचे, लाखों की तादाद में उस वक्त भी लोग मौजूद थे सड़क के ऊपर, लेकिन जो आपने अभी सवाल कहा, आपने कहा कि अफसरान, एक वाज़ेह प्लानिंग थी। प्लानिंग क्या थी? 15-20 लाशें गिराई जाए और उनका मुद्दा किस पे डाला जाए? पीटीआई पे। आप मुझे बताइए, एक फुटेज निकालिए, कभी आंसू गैस, अभी तो हम लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, तो रेंजर्स जो है वो टीयर गैस मार रही है, और उसके बाद जो वहां पर रेंजर्स को बुलाया गया, हमारी रेंजर्स के साथ इशू बन जाता, और उसके पीछे कौन था? फौज थी। मतलब क्या कि पहले ही बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला कानून है, कोई हुकूमत नहीं है। साबित कर दिया यहां पे ताकतवरों ने कि वो जो चाहे करें। जो लोग 2 महीने पहले जमानतों पर थे, जो लोग बस 40 अरब के टीटी के केस में थे, जिनको सजाएं होनी थी, उनको उन्होंने किसी को साहब, ये तो अब हो गया ना, अब इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत बन गई, नहीं किया जा सकता। जिन्होंने वजीर आजम बनना था, जिन्होंने हुकूमत में आना था, अब वो लोग तो आ गए। अब कैसे बेटरमेंट की जा सकती है, पाकिस्तान के मुफाद में क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे ही है। खान साहब ने इतराफ किया कारकुनान जो है वो उनके पास असलहा रखने का। आप इस बात को कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये तो अनार्की की सिचुएशन क्रिएट होगी, दोनों जानिब से सिचुएशन वर्स्ट होगी, फिर कैसे आप रोक पाएंगे, कैसे कोई कंट्रोल कर पाएगा?
दूसरी जानिब जो महमूद खान साहब हैं वो कहते हैं कि हम वफाक के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करेंगे। जो सो कॉल्ड हुकूमत, जिसको अब हुकूमत कह रही हैं कि जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिकी रिजीम के सिलसिले में आई है, इस वक्त तो इनफैक्ट पाकिस्तान में CIA, MI6 और एक माफिया की हुकूमत है पाकिस्तान में, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को। और उनका एक, मैं अभी आऊंगा जो इसराइल वाला इशू चल रहा है, मैं इसके ऊपर पहले रहूं। देखें, बनाना रिपब्लिक तो अब बना चुके। महमूद खान क्या वजीर आला नहीं है एक सूबे का? अगर आप उसके ऊपर शेलिंग करेंगे, अगर आप उमर अयूब जो कि आपका फेडरल मिनिस्टर रहा है उसका जरा फुटेज है तो चलाएं, किस तरह दरिंदों की तरह उन पर जुल्म किया गया, तो क्या उनको हक नहीं है कि वो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे? क्या पुलिस उनको, जो ये पुलिस गुल्लू भट्ट जो है वो डंडे इस्तेमाल कर रही है, वो गोलियां चला रही है, वो वहां पे लाठीचार्ज कर रही है, वो पुलिस सिर्फ शेल्टर देगी। और डेफिनेटली इस वक्त हमने कारकुनान असलहा रखें, ये वाली बात खान साहब की, ये मुझे आप इस पे मैं उसमें अर्ज करता हूं, आप मुझे अगर जस्टिफाई कर दें या सैटिस्फैक्टरी आंसर कर दें तो। देखें, जो पश्तून हमारे कल्चर है नबिया, उसमें हर घर में असला मौजूद है। अच्छा। हर घर में असला मौजूद है और उनके पास वेपन है, उनके लाइसेंसी असला है, वो ये कोई गैर लाइसेंसी असला नहीं है। वो बाहर ले आए, हर आदमी को हक है अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना वेपन रखने का। और ऐसे में अगर किसी मासूम आदमी की जान चलेगी, आप मुझे बताएं। अब ये बताएं कि सेल्फ डिफेंस में मैं अपने साथ कुछ ले आई, ये पुलिस भी कर रही है, और जो बेचारे मासूम लोग आए हुए हैं उनका क्या? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी बात की। अब हमारी तरफ से जो ये लॉन्ग मार्च हुआ था, एक बता दें कोई गोली चली हो, किसी हमने पुलिस को मारा हो, उल्टा ये हुआ है हमारे चार कारकुनान शहीद हुए हैं, किसी को पुल से नीचे फेंका जा रहा है। और आप अगर देखें जरा कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं नबिया, कि एक तो हमारी गाड़ी पे, मेरी अपनी गाड़ी पे शेल लगा, मुझे कलसूम हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब यहां पर मैंने खवातीन को देखा, बच्चों को देखा, बूढ़ों को देखा, जो बेचारे खुद निकले हुए हैं, जो अपनी इस तहरीक में हिस्सा डालना चाहते थे, उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की। ये तो जंग के जमाने में भी नहीं होता। ये तो मकबूजा कश्मीर में हम ये कहते हैं कि वहां पे ये काम होते हैं, तो यहां पाकिस्तान में तो इन लोगों ने जंगल का कानून बना दिया। यहां पे यूं लगा जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। आप बसरा साहब, आपको लगता है कि ये हर दौरे हुकूमत में इस तरह के, जब भी कोई सामने से एहतजाज या धरने के लिए निकलता है तो इसी तरह के वाकयात होते हैं, जब पुलिस और हुकूमत या फिर कारकुनान सामने होते हैं? TLP का देखें ना किस्सा याद करेंगे, तब भी बड़ा ज्यादा तशद्दुद किया गया। पहली बात तो यह है कि ये तो मार्शल्ला में भी कभी नहीं हुआ। अच्छा। बदतरीन अदवार में भी नहीं हुआ। जो पाकिस्तान में मार्शल्ला रहे उनमें भी इस तरह की जुल्म और बर्बरियत मैंने कम से कम नहीं देखी। 20 साल से मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। आपने भी यह बताइए कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग आपने क्यों की? अगर हम कोई करते, हम कोई रिएक्ट करते, हम कोई वहां पर दंगा फसाद करते, इंतशार क्रिएट करते, अब जो मर्जी करते। आपने कहा कि बाकी अदवार में उतरा, मैं तो आपको मिसाल दे चुका हूं। हमारी हुकूमत के दौरान 3 बार ये लोग आए इस्लामाबाद में, इन्होंने धावा बोला है, और किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे हमारे रियासती इदारों के मुतालिक, अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक, अदलिया के मुतालिक, हुकूमत के मुतालिक। एक भी इनको हमने रोका हो, इनके घरों पे रेड किया हो, इन पे कोई मुकदमे दर्ज किए हो? मुझे एक मिसाल उठाकर दे दें, मैं आपके प्रोग्राम में यहां पे अपना जुर्म तस्लीम करूंगा। अगर हमने नहीं रोका तो ये हमें हमारे आईनी हक से, तो पहले बोला है ना कि अगर पुरअमन एहतजाज होता है तो उसकी इजाजत होगी। बहरहाल मुझे बसरा साहब बताएगा कि अब खान साहब ने जो 6 दिन की मोहलत दी थी वो अब खत्म हो रही है। अब क्या आपके कायद की जानिब से, खान साहब की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस है? अगला लाहा अमल, अगली हिकमत अमली अब क्या होगी? आज एक फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले हम अपनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है इस बात के ऊपर, क्योंकि ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा सियासी है, आईनी है, जमहूरी हक है। और अगर जंगल का कानून है फिर तो अलग बात है। लोगों को लाने में कैसे कामयाब होंगे बसरा साहब? वो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर हमने पुरअमन एहतजाज की इजाजत ना दी गई, आप भी कोई काम करें ना, अपने रिपोर्टर को कहें कि हमारी जो बनीगाला में वहां मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, वहां हमने फैसला कर लिया। ये मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इस बार ये नाके लगा लें, ये जेलें भर लें, ये मुकदमे दर्ज कर लें, हम आपको इस्लामाबाद पहुंच के दिखाएंगे। और अगर इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी इस दफा, मैं आपको फिर बता दूं। लेकिन इस दफा हमने जो फैसला किया है, जो स्ट्रेटजी इख्तियार की है,
कहते हैं रोक सको तो रोक लो, नहीं रोक सकोगे। तो सर साहब लोग कैसे आएंगे? सवाल मेरा ये कि लोग उनको लाने में कामयाब कैसे होंगे? पहला भी जो धरना था बात साहब बनी गाला इसलिए चलेंगे ना कि जब आगे अवाम का जम्मे गफीर ही नहीं है, आगे जब लोग ही नहीं आए। पाकिस्तानी वो कौम है कि जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहुंच जाती है, इस्लामाबाद तो बहुत नजदीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब वो कहते हैं ना इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, वो तलातम खिज मौजों से घबराया नहीं करते। इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, हम फिर पहुंचे। अभी तो हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली, हमें इनका माइंड सेट पता चल गया है कि इनकी कांपें टांग रही हैं, घबराए हुए हैं। और इंशाल्लाह भी आपको एक और बात, कांपें इतनी टांग रही है कि खान साहब की गिरफ्तारी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बसरा साहब अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूं ये करें तो सही। अच्छा करें तो सही। ये फर्ज करें गिरफ्तारी क्या है? हाँ, तो बसरा साहब आप कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो फिर पार्टी की क़यादत कौन करेगा? आप एक सहाफी है ना जी, सहाफत के अंदर ऊंच नीच आती है ना। सियासी कारकुन के लिए जेलें तो मेडल होती हैं, उसके लिए एजाज होता है। मेडल तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे मेडल हैं। वो मेडल दूसरे हैं, करप्शन में, लूटमार में, टीटीओ में जाना वो अलग बात है। आप एक अगर सियासत करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं, और सियासत एक इबादत समझ के हम कर रहे हैं, और अगर में पकड़ेंगे खान साहब को, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सड़कों पर होगा। ये बात ज़हन में रखिए। वाहिद फेडरेशन की पार्टी। लेकिन मैं दूसरी एक और बात बताऊं, बड़ी अहम आपको भैया, इस हुकूमत ने तो जाना है। चूंकि मैं सियासी कारकुन में ये खबर दे देता हूं, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, ठीक है, इसलिए कि देखिए नवंबर में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होना है, सही, उनकी अपॉइंटमेंट होनी है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, उनका सिपा सलार का इंतखाब एक गैर मकबूल, यानी कि आपको सुन लें, एक गैर मकबूल हुकूमत करे, कंट्रोवर्शियल हुकूमत करे, ये फौज को भी कबूल नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन होना है, उसके बाद अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो आइए, आप अगर ये जीत जाते हैं तो ये फैसले करें, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि सितंबर तक मंजरनामा तब्दील हो सकता है। थैंक यू सो मच शौकत बसरा साहब। इस पे बात करनी है मैंने सर, बहुत क्विकली, बिल्कुल 10 सेकंड्स। एक बात बता दूं मैं कि पाकिस्तानियों की लाशों पे गुजर के इनको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, इनको वजाहत करनी पड़ेगी। इनका पीटीवी का सरकारी एंकर वहां पर गया है, दौरा करके आए हैं, और आप ये हमारी मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमने उनको सैक कर दिया है। लेकिन ये बात कान खोल के सुन लें, पाकिस्तानी जो है अपनी जिंदगी के अंदर पाकिस्तानी और इमरान खान के होते हुए पीटीआई के भी दौरे हुकूमत में इसराइल से तैयारा पहुंचे था। बहरहाल हर दौरे हुकूमत में कुछ ना कुछ इस तरह का होता रहता है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। कहना मैं यही चाहूंगी कि लास्ट जब शहर इक़्तिदार लोगों ने रुख किया, कारकुनान पहुंचे, तो उसमें बच्चे भी थे, बच्चों की तबीयत भी काफी खराब हुई, कुछ शेल भी लगे, आंसू गैस के शेल भी थे। खुदा बच्चों को इस सियासी माहौल से दूर रखे, उनको मत लेकर जाएं। वो हजरात जिनकी सेहत इजाजत नहीं देती है वो मत जाएं, ख्याल रखें अपनी औलाद का। और बाकी देखते हैं कि जो सियासी मंजरनामा है वो कब और कैसे तब्दील होता है, और पीटीआई की अगली हिकमत अमली या लाहा अमल क्या होता है। ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कुछ दिन पहले खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि दुनिया के कुछ ममालिक में मंकी पॉक्स जैसी एक जो मोहलिक मर्ज है या बीमारी है वो फैल रही है। पाकिस्तान में भी आने का इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कौमी इदारा सेहत, वफाकी और सूबाई हुकाम सेहत ने मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस से मुतल्लिक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने का भी जो हिदायत हैं वो भी जारी हो चुकी हैं। पहले ही हम पेंडेमिक से लड़ रहे थे, कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा, इतना अरसा लोगों का जो जिंदगी है वो मुतासिर हुई इस मोहलिक मर्ज से, और अब ये है कि मंकी पॉक्स का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में आने का खदशा या खतरा तो नहीं है। हर हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद इस वक्त हमारे साथ इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। क्या पाकिस्तान में इस बीमारी के आने के चांसेस हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बनाने का शुक्रिया। तो फिलहाल तो ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान में आए कि नहीं आएगा, मगर खदशा कम है। ये बहुत ज़्यादा नहीं फैला पूरी दुनिया में, मगर ममालिक में इजाफा तो हो रहा है। मगर यूजली ये कुछ ख़ास रिस्क फैक्टर्स या कुछ ख़ास लोगों में पाया गया है।
लगता नहीं है कि शायद पाकिस्तान में आएगा, मगर अगर आएगा भी तो अच्छी बात यह कि बहुत मौलिक नहीं है, एक्चुअली अभी तक इससे कोई अमात नहीं हुई है और ये कोविड की तरह इतनी तेज से फैलता भी नहीं है, तो वी डोंट थिंक कि ये कोविड जैसा पूरी दुनिया में पैंडेमिक पैदा करेगा। डॉक्टर साहब, ये बीमारी किस नौइयत की है, ये किस तरह से फैलती है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। तो ये बीमारी दो तरीके से फैलती है। ये छूने से लग सकती है, खासतौर पे जो दाने निकलते हैं इसके अंदर उनके छूने से, और दूसरा हवा में फैलती है। मगर कोविड के बरक्स जिसके कोविड का वायरस बहुत दूर तक फैल सकता है और बहुत ज्यादा निकलता है, इसके लिए आपको ज्यादा क्लोज कांटेक्ट की जरूरत है, लोगों को थोड़ा करीब करीब रहने की जरूरत है और थोड़े से लंबे अरसे के लिए रहने की जरूरत है। और इस वजह से हमको लगता है कि ये हमको मालूम है कि ये इतनी तेज रफ्तार से ये स्प्रेड नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, ये कितना ही खतरनाक है, खुदा ना खास्ता? ये बहुत खतरनाक नहीं है। इसके दो इकसाम है इस वायरस के। जो आजकल फैला हुआ है उसके अंदर अमात की शरह तकरीबन 1% की है, मगर अभी तक तकरीबन 120 या उससे ज्यादा केसेस जो दुनिया में पाए गए हैं उनमें से एटलीस्ट आज तक अभी तक तो कोई अमात नहीं है। खुद ब खुद वक्त के साथ बेहतर हो जाता है, टाइम लगाता है मगर बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छी बात कर दी कि ये पाकिस्तान में आने का शुक्र है कि खदशा नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक में ये मर्ज फैला है, उसकी परसेंटेज क्या है? ये बहुत सारे ममालिक में फैला है, और इसके जो मुल्कों के जो या ममालिक के जो नंबर है उनमें भी रोज ही इजाफा हो रहा है। ज़्यादातर जो ममालिक हैं ये यूरोपियन ममालिक हैं। अमेरिका में भी ये पाया गया है, एक दो केसेस यूएई के अंदर और कुछ एशिया के अंदर, मगर ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन ही ममालिक हैं जहाँ पे ये फैला गया। यूरोप के अंदर तकरीबन ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी इन इलाकों के अंदर है। अगर इस इलाके की बात करें तो यूएई में एक केस आया है और सूडान में एक केस आया है, तो उसके अलावा और नहीं। ठीक है, आपने कहा कि जो यूरोपीय ममालिक है उसमें इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा बरतानिया और अमेरिका में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सामने आए हैं, और बरतानिया से भी खासकर अब काफ़ी जो है वो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जो लोग इस मर्ज पे मुब्तला हुए। तो डॉक्टर साहब, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, हमारे लोगों का आना जाना है बरतानिया और इसके साथ साथ अमरीका भी, तो इस हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं कि जो लोग पैसेंजर्स जो मुसाफिर आते हैं उनका किसी किस्म का मुआयना किया जाए ऑन एयरपोर्ट या उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से देखा जाए? मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि कोविड के दिनों में भी इसी तरह से हुआ था, हम लोग बहुत कैजुअल हो गए थे और फिर हमने देखा कि किस तरह से ईरान से वायरस ट्रेवल करता हो यहाँ पर आया। अगर उस वक्त सफरी पाबंदियां लग जाती तो कोविड फ्री होता शायद पाकिस्तान, या उतने केसेस उस तरह से ना होते। तो अगेन कोविड से मुवाजना करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए मंकी पॉक्स के लिए अगेन हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं जैसे कोविड का है कि हम जल्दी से नाक से चेक कर लें या ब्लड से चेक कर लें। उम्मूमन जो दाने होते हैं उसी का हम टेस्ट करते हैं, तो जिसका मतलब है कि कोई आता है जिनके दाने विजिबल हो, नजर आ रहे हो, तो उनको तो हम आराम से शिनाख्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहाँ तक फैलाव का ताल्लुक है, तो वही जो कोविड के जो एहतियाती तदाबीर है, यानी कि मास्क पहनना, ये काफी है इसके फैलाव से रोकने के लिए। अनलेस कोई घर पे आपके साथ रहे जिनको ये बीमारी है, उस केस में फिर हम कहते हैं कि भी उनके बेडशीट और कपड़े और तौलिए वगैरह अलग रखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांटेक्ट से ज्यादा फैलता है। और ये डॉक्टर साहब कितने दिन रहती है, तकरीबन कितना अरसा ये मर्ज रहता है? जी, तो इसमें मर्ज में यह होता है, ये बीमारी में होता है कि शुरू के दिन में थोड़ा सा बुखार आता है जो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, फिर ये दाने निकलते हैं, और ये दाने पहले सख्त से होते हैं, उसके बाद फिर में थोड़ा पानी आता है और फिर खुरन बनती है, और जब ये खुरन गिर जाती है तो फिर ये वायरस दूसरे लोगों को नहीं फैला सकते आप, और ये इस पूरे मरहले में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, और इस पूरे अरसे में जो मरीज है उसको आइसोलेट रहने की हिदायत है? जब तक खुरन गिरती नहीं है तो आइसोलेट रहने की हिदायत है। तो डॉक्टर साहब, इसके हवाले से किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन भी तैयार की जा रही है इनवेस्ट? जी, तो एक्चुअली चूंकि ये नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, तो इसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन मौजूद है। बल्कि जो स्मॉल पॉक्स पुरानी बीमारी होती थी चचे के नाम से, उसकी वैक्सीन जो है इसके खिलाफ काम करती है, और बल्कि ये पहले से अमेरिका में अप्रूव भी हो चुकी है, तो वैक्सीन मौजूद है। ऑब्वियसली ये ऐसी वैक्सीन है जो कि
जिसके दुनिया में मिकदार बहुत ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा फैलेगा तो फिर आई गेस वैक्सीनेशन कर सकते हैं। मगर अभी जो टारगेट करते हैं वो उन लोगों वैक्सीनेशन की टारगेट करते हैं जिनके अंदर रिस्क ज्यादा है, यानी कि ये कोविड के ऐसे नहीं कि सबको वैक्सीनेट करने की जरूरत है, मगर उन लोगों को जो कॉन्टैक्ट में है ऐसे मरीजों के उनको वैक्सीनेट करते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा हमारी ऑडियंस के जाने के लिए, आई एम श्योर सब लोग भी जानना चाह रहे होंगे, मेरे भी जहन में सवाल है और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के जहन में भी सवाल होगा कि ये जो मर्ज है मंकी पॉक्स, ये क्या जानवरों बंदरों और इंसानों के इंटरेक्शन के जरिए फैलता है? क्योंकि हमारे यहाँ भी बंदरों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, कुछ लोगों ने तो बल्कि पेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम रोड्स वगैरह पर जाएं तो अक्सर तमाशाई भी बंदरों को लेकर आते हैं। तो वेस्ट में या क्या कोई खास किस्म की बंदरों की नस्ल है जिससे ये स्प्रेड हो रहा है और क्या वजह है? इसका नाम है तो मंकी पॉक्स, एंड उसकी वजह ये है कि जब ये पहले दरियाफ्त हुआ तो ये एक बंदर से ही हमको मिला था, ये 1958 की बात है। मगर अब हमको ये मालूम है कि ये बंदरों से इतना नहीं फैलता जितने दूसरे दीगर जानवरों से फैलते हैं, खासतौर पे रोडेंट्स जो चूहे नुमा जानवर होते हैं उनसे। जो खास बात ये है एंड द रीजन वाई WHO इतना परेशान है वो ये कि ये बीमारी अफ्रीका में तो काफ़ी पाई जाती है और ये काफ़ी सालों से वहाँ पे आ रही है, मगर ये जितने केसेस हैं इनका अफ्रीका से कोई ताल्लुक नहीं है, जानवरों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान से इंसानी फैला है। और इसी वजह से ये सब हाई अलर्ट पे हैं कि ये अपने नॉर्मल इलाका जो है वहां से हट के दूसरे इलाकों के अंदर आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मंकी पॉक्स के हवाले से अच्छी खबर तो ये है कि पाकिस्तान में इसके फैलने का खदशा जाहिर फिलहाल नहीं किया जा रहा और खुदा ताला इसको महफूज भी रखे ऐसी मोहलिक बीमारियों से पाकिस्तान को और हमारे मुल्क को। लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसराइल का फलस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्मो सितम जारी है ये हकीकत किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया, पूरी आलमी दुनिया ये जानती है कि फलस्तीन के मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है और अहले पाकिस्तान के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अहले पाकिस्तान के इस वाज़े और दो टोक और अटल मौकिफ की वजह से नाजायज इसराइली रियासत पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी करार देती है। खबरें अब जो गर्दिश कर रही हैं, मैं उस मुद्दे पर आती हूं और आपके साथ शेयर करती हूं और इसके ऊपर तबसरा भी लेंगे। इसराइल के सदर ने तस्दीक की है कि 2 हफ्ते कबल जनूबी एशिया से एक वफ्द ने हमारी सरजमीन पर मुझसे मुलाकात की और इस वक्त में पाकिस्तान के एक एंकर पर्सन अहमद कुरैशी भी शामिल है। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अनीला अहमद ने ट्विटर पर कुछ तस्वीर भी शेयर की है। बहरहाल जो दफ्तर खारजा है पाकिस्तान ने किसी भी वफ्द के दौरा इसराइल की तरदीद की है और तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान के किसी वफ्द के दौरा इसराइल का तस्वुर वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। अब इसकी पूरी डिटेल्स क्या हैं ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस मुलाकात का मकसद या एजेंडा क्या हो सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जो ये एक अहम दौरा हुआ, ये जो मुलाकात हुई इस बार ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी बल्कि ये ऐलानिया मुलाकात थी जिसका इजहार इस्राएली सदर ने भी किया अपने ट्विटर पर। क्या इसका मकसद हो सकता है, क्या इसका एजेंडा हो सकता है? लामा साहब से हम दोबारा बात करने की कोशिश भी करेंगे। हम आपको बताएं कि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अनीला अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम पर तस्वीर भी जारी की हैं। 12 मई को इस्राएली सदर के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई जिसमें वो अपने वालिद की तहरीक पाकिस्तान और कायद आज़म पर लिखी गई किताब इस्राएली सदर को पेश कर रही हैं। अब सवालात यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है, ये जो वफ्द वहां पर पहुंचा है, एजेंडे से मुतल्लिक भी बात करेंगे। अलामा साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अलामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इस बार ये खुफिया मुलाकात नहीं हुई बल्कि ऐलानिया मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसका एजेंडा क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये वक्तन फवक्तन पाकिस्तानी कौम को टस्टर लगाया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हद से बाहर निकलकर कुछ लोगों ने कोशिश की है जिनमें बाकी तो हमें गरज नहीं है, वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है
लेकिन एक पाकिस्तानी हमारे जो सहाफी भाई हैं वो उसमें शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं। पहली बात बड़ी वाज़ेह है कि रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और रियासत पाकिस्तान का जो बयानिया है वो बड़ा क्लियर है, और कि किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, उससे ताल्लुकात नहीं बनाए जा सकते जब तक फ़लस्तीन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत नहीं बन जाती, अल-अक़सा का मामला हल नहीं हो जाता। बदकिस्मती ये है कि ये इस मरतबा जो वफ्द किया, इसको जिस अंदाज से पहले जो सहाफ़ी दोस्त गए या और लोग गए या खुफिया गए, कुछ जो सहाफ़ी जो गए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछ कर गए, इसमें जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है वो किसी से इजाज़त लेकर नहीं गया, और फिर जिस तरह की उसकी पजीराई इस वफद की हुई और फिर इसराइली प्रेसिडेंट ने उसको जिस अंदाज से बयान किया, तो ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि एक फर्द या चंद लोग जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के नुमाइंदा हो सकते हैं, वो कैसे रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदा हो सकते हैं। तो ये इसराइल हमेशा इस तरह की और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान में एक रिफ्ट पैदा करें, पाकिस्तान के अंदर एक जो है बहस शुरू करवा के फिर आपने देखा कि वो जो हमारे सहाफी भाई हैं वो वापस जब आए तो उन्होंने जिस अंदाज से इसराइल के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए, और इसराइली हुकूमत के उनको नजर नहीं आया कि जो कुछ इसराइली वहाँ बच्चों के साथ कर रहे हैं, जो औरतों के साथ कर रहे हैं, जो गासिबाना उनका कब्जा है, जिस तरह वो अल कुद्स शरीफ में दाखिल होते हैं, और उस दिन जिस दिन वो फ्लैग मार्च कर रहे थे पहली बार तारीख में, तो ये एक बहुत सोचने की बात है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस हवाले से जो है वो वज़ारत दाखिला और खारजा को आज खतूत भी लिखे हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून की वायलेशन हुई है, खिलाफ वर्जी की गई है, इसके खिलाफ फौरी जो है वो कानून भी होना चाहिए, और पॉलिसी तो हुकूमत ने वाजे कर दी है। बिल्कुल अलामा साहब, हुकूमती पॉलिसी वाजे है और इस बारे में बयान भी सामने आ चुका है जो मैंने आपसे दफ्तर खारजा का शेयर किया कि उन्होंने इस दौरे की तरदीद की। लेकिन बात यह है कि जो इसराइली सदर है वो तो इस बात की उस बात को मान चुके हैं, ट्विटर पर उन्होंने अपना पैगाम भी जारी किया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि रियासत ने तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं दी होगी या वो उसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं होगी, जो एंकर पर्सन यहाँ से गए हैं, जो अहमद कुरैशी वहां पर गए हैं, तो फिर किस कॉन्टेक्स्ट में वो वहां पर पहुंच गए, किसकी इजाजत से पहुंच गए? यही एक सवाल है और जिसके ऊपर हम जो है बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है पूरी पाकिस्तानी कौम का, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से वज़ारत हमारी दाखिला जो है वो एक्शन भी लेगी। और ये जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े दुख की बात है कि जिस अंदाज से आके इस दौरे के बाद इसराइलियों को और इसराइली फोर्सेस और हुकूमत को ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन और बड़ी शफीक और बड़ी हलीम और बड़ी मोहब्बत करने वाली हुकूमत है, और उनको नजर नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चों का जो कत्लेआम इसराइली करते हैं, जो अल-अक़सा की तौहीन करते हैं, जो हमारी बहनों बेटियों की इफ़्फ़तों असमतों को लूटते हैं, वो नहीं उनकी जुबान से निकला। वो हमें समझा रहे हैं कि जी वो तो बड़े फूल पेश किए हैं, सीनों में वो गोलियां। अच्छा ताहिर साहब, ये मैं आपसे यहाँ पर ये भी आपको याद करवाना चाहूंगी और हमारी आवाम के ज़हन में भी यकीनी तौर पर ये बात होगी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी एक तैयारा आया, इसराइल से आया, इस्लामाबाद तक पहुंचा और उसके बाद वापस चला गया। मकसद किसका क्या था वो किसी को पता नहीं चला। मुबैना तौर पर ये तैयारा आता है और हर दौरे हुकूमत में अगर देखा जाए तो इसराइल की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की छेड़छाड़ की जाती है। क्या इसकी वजह है, क्या कोशिश की जाती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, इस हवाले से ये कोशिश की जाती है? राब्ता हमारा जनाब मुनक़ता हो चुका है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो मुलाकात हुई है, ऑब्वियसली जो दफ्तर खारजा है वो इस दौरे की तरदीद कर रहा है, लेकिन तस्लीम किया गया है फ़लस्तीन के सदर, इसराइल के सदर की जानिब से। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो ये है कि अहमद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे तक टीवी के साथ मुंसलिक रहे, अपना प्रोग्राम भी अभी वो करते हैं, उनके जाने की जो वजह है
गए। वो क्या, अच्छा हमने कोशिश भी की थी कि आज हम अहमद को उनसे बात करते, हमारे शो का हिस्सा बनाते, ताकि ये वो सारे सवालात हैं जो अहमद बहुत बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि किसके थ्रू गए, आया उनको किसी किस्म का इन्विटेशन मिला, किसी किस्म की उनको दावत मिली, मुलाकात का हाल अहवाल क्या था। ये सारी बातें हम दोबारा भी कोशिश जरूर करेंगे कि अहमद कुरैशी से राब्ता करें। बहरहाल उन्होंने सुबह आने से गालिबन इनकार कर दिया या हमारी बात उनसे नहीं हो पा रही, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब अहमद कुरैशी ही दे सकते हैं। यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि अहले पाकिस्तान का जो दिल है वो फलस्तीनी, हमारे जो बहन भाई, जो मुसलमान, जो लोग वहां पर बस रहे हैं उनके साथ धड़कते हैं, उनके साथ हमारे दिल बसते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं, शेयर करना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि 1938 में 8 फरवरी और उसके बाद 26 अगस्त को यौम फलस्तीन मनाया गया और फिर 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदादे पाकिस्तान के साथ साथ करारदादे फलस्तीन भी मंजूर की गई। यही वजह थी कि 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया और उनका मौकिफ भी वाज़ेह तौर पर रहा। यानी कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो हमें पहले से ही बता चुके हैं कि जो इसराइल है उससे ताल्लुक हर सूरत नामंजूर है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम में आपको बताएं कि पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान का क्या कहना था, वो जुमले कुछ मैं आपको सुलवाऊंगी भी और सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं कि हमें रूलिंग दे, हमें बताएं कि हमें किस बुनियाद पर रोका गया और ये इंतशार किया गया। इस हवाले से बात करेंगे, माहिर कानून भी हमारे साथ होंगे। लेकिन एक और खबर आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फयाज रामे, माहिर कानून, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। पुलिस दुआ ज़हरा को पेश करने में क्यों नाकाम हुई है और ये भी बताएं कि अदालत ने दुआ ज़हरा को पेश करने का हुक्म भी दिया था लेकिन वो नहीं आई। जी, इसमें मैडम जो है वो सिंध पुलिस की टोटली नाअहली है। देखें, जो वकला होते हैं या अदालत होती है, उन्होंने जो लॉ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। लॉ प्रोसीजर के तहत तो हमारा केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कल तक जो हमारा मौक़िफ़ था, अदालत भी इस चीज को मान रही है कि ये बच्ची जो है वो माइनर है, 14 साल की है और ये प्रॉपर्टी किडनैपिंग है। और यहाँ तक देखें कि कल तक हम ये चीज कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है। तो ये आप देखें कि जो आईजी सिंध जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं, वो इनको अरेस्ट नहीं कर सके। इससे बड़ी क्या बात है, ये तो बात खुल के आ गई कि पूरी सिंध गवर्नमेंट जिस एक, अगर वो मालिक नहीं है छोटा सा, ये डेफिनेटली सी बात है कि इसके पीछे बहुत सारा वो बड़ा गैंग है जो रिकवर नहीं हो रहा। तो इसलिए जो मुल्क के हाई प्रोफाइल इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। सिंध पुलिस जो वो बेबस हो गई है और आईजी साहब की ये सिंध हाई कोर्ट में प्रॉपर स्टेटमेंट दी कि सर हम मजबूर हैं। तो ये क्या इतना बड़ा तगड़ा गैंग है कि जो सिंध गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि बेसिकली सिंध पुलिस की ये नाअहली है। फयाज साहब, इतने बड़े लोगों के इन्वॉल्व होने की आप बात कर रहे हैं, आप साथ मौजूद हैं फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इतने बड़े नामों के इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ। जी 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करें जरा, क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे कह रही हूँ कि इतने सारे लोगों के आप इन्वॉल्व होने के नाम कर रहे हैं, जबकि आईजी वगैरह सबके हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ, किस गैंग की आप बात कर रहे हैं? मैडम ये तो चीज, ये जो है अब हम लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, ये तो पुलिस जानती है ना कि कौन लोग इसके पीछे हैं, जो अभी एक्सपोज नहीं हो रहा। हम अपनी एक असेसमेंट दे रहे हैं कि सिंध पुलिस की स्टेटमेंट दी अदालत में, ये महज इल्जाम है, ये महज शक है या कुछ कंफर्मेशन है आपको इस हवाले से? मैडम ये सब कुछ शक वाली बात रह गई है। पूरा मुल्क वो घुमा रहे हैं, वो कभी केपीके में पाए जा रहे हैं, कभी वो पंजाब में पाए जा रहे हैं। एक दिन वो केपीके में होते हैं, अगले नेक्स्ट स्टार वो पंजाब में होते हैं। तो ये क्या एक आम आदमी के लिए मुमकिन है? इनको फाइनेंस कौन कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? कन्वेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज मास्टरमाइंड बंदे का काम है। ये कोई लेमैन बंदे का काम तो नहीं है। इनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है कि यहाँ पे पुलिस पहुंचने वाली है? वो हमारी हर चीज से अपडेट रहते हैं और जब हम पहुंचे हैं
वो वहां से कहीं और मूव हो चुके होते हैं। तो ये किसी आम आदमी का काम तो नहीं है, ये प्रॉपर एक क्रिमिनल माइंडेड बंदे का काम है जो हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट काउंटर प्लानिंग कर रहा है। फयाज साहब, अदालत में पेश ना होने की वजह आप समझ रहे हैं कि अब बच्ची की कम उम्री है या कोई और वजह है? सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो वो तो खुशो खुरम दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मैडम खुशम खरब क्या दिखाई दे रहे हैं? अगर वो, मेरा एक ही सवाल है इनसे कि अगर ये लोग ठीक हैं तो ये निकाहनामा वगैरह इनका सही है, जाली नहीं है, तो फिर कोर्ट में आने में क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट में आके कह रहे हैं मेरी बीवी है, मामला सेटल हो जाएगा। बेसिकली सिंध मैरिज एक्ट और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है वो यही कहता है कि 16 साल या 18 साल से कम उम्र जो बच्ची है, की दुआ की उम्र के ऊपर इससे पहले भी सवालिया निशान लग चुका है, तो आप क्या कंफर्मेशन देंगे इस हवाले से कि उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है? इस पे बहुत बार सवालिया निशान लगा है। जी, इस पे सवालिया निशान कोई भी नहीं है, ये बस सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी जो एज पर बर्थ सर्टिफिकेट एज है वो 14 साल है और उसके पासपोर्ट के ऊपर भी ऊपर यही एज है और उसके जो तमीमी सर्टिफिकेट और उसके ऊपर भी वही एज है। उससे बड़ी बात यह है कि लड़की अगर रिकवर होती है तो उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जा सकता है, उसकी मेडिकल के जरिए उम्र जो उसका तयन करवाया जा सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब तो तभी होगा ना कि जब दुआ सामने आएगी, जब वो पेश होगी, ये सब कुछ तो उसके बाद ही फिर प्रोसीडिंग्स होंगी ना? नहीं, इसमें पहले डेफिनेटली आपका नाम देखें, आपका नाम, आपकी पहचान कैसे पता चलेगा? आपके आईडी कार्ड से। आपकी उम्र का कैसे तयन होगा? आपके बर्थ सर्टिफिकेट से। जब बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है उसके ऊपर 14 साल एज है तो इसमें शक वाली कौन सी बात है? अब फयाज रामे साहब ये भी बताएगा कि अभी जो बच्ची के घर वाले हैं, खासकर जो बाप हैं, वालिद हैं उनके, वो क्या चाहते हैं कि बच्ची की बहाली हो जाए? किसी किस्म का वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते उन लोगों से। अभी क्या डिमांड क्या की जा रही, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखें जी, जितना इनका मीडिया ट्रायल किया जा चुका है और ये सारी चीजें जो है इसको किया जा चुका है सोशल मीडिया वगैरह पे, ये एक जो है वो फादर ने इतनी स्ट्रगल किया। अब उनका जो मैसेज साहब हैं वो तो यही चाहते हैं, उन्होंने स्टैंड लिया इस मैटर में और वो ये कहते हैं कि बच्ची मिले ना मिले, मैं इसमें हद तक फाइट करूंगा। बल्कि कल उनकी ये स्टेटमेंट थी कि अल्लाह ना करे बच्ची मुझे मुर्दा हालत में भी मिलती है तो मैं फिर भी इन लोगों को एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और हर हद तक फाइट करूंगा, इनको हम किसी सूरत से फेयर नहीं करेंगे। तो अब तक की कार्रवाई जितनी भी हुई है, जो प्रोसीडिंग्स हुई है, उससे दुआ के जो वालिद साहब हैं वो मुतमईन नहीं है ऑब्वियसली। जी बिल्कुल ही, इसमें लीगली तो काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है, कुछ मुल्ज़मान जो है वो हमारी कस्टडी में भी हैं, लेकिन जब तक बच्ची जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन चुका है वो नहीं सामने आती तब तक तो कहने की प्रोग्रेस नहीं है। ये बात क्लियर है और इस हद तक वो मायूस भी है। और देखें, जब एक वालिद के सामने दूसरी बच्ची का निमरा जो है वो पेश की गई है तो उसको देख इंसान महसूस करता है कि यार इनकी बच्ची आ गई, मेरी नहीं अभी आई। तो ये एक बड़ा उधर एक दर्दनाक मंजर था और बंदा इंसान मायूस होता है और थोड़े बहुत हैं भी पुलिस की कारकर्दगी। फयाज साहब बताएगा कि कब तक, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लग रहा है दुआ ज़ाहरा कब तक मिल जाएगी, कब तक वापसी उसकी हो जाएगी? आईजी सिंध की भी जो कोशिश रही वो नाकाम दिखाई रही बच्ची की बाजियाबी में, बहाली में। जी मैडम, इसमें कोई डेफिनेट पीरियड नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें जो सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका इतना बोल्ड डिसीजन है, इसमें ये तो नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। एट दी एंड तो लड़की रिकवर होनी है और कोर्ट में पेश होनी है, चाहे वो जिंदा हालत में हो चाहे वो मुर्दा हालत में हो, बच्ची पेश करनी पड़नी है, उसके वेयर बॉक्स देने पड़ने हैं, उसके बगैर जान नहीं छूटने वाली। अब सिंध हाई कोर्ट जो इतनी सूबे की बड़ी अदालत है, उन्होंने अपना फैसला वापस थोड़ी ले लेना है। उन्होंने इस मैटर में जब आईजी साहब की तब्दीली कर दी गई है तो इस मामले में वो बैठने वाले थोड़ी है। एक ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना ही होना है। इसमें ये अगर बच्ची बालिग हुई, उसका वही बयानिया सामने हुआ जो उसने सोशल मीडिया पर जारी किया था, तो आपको तो केस कमजोर हो गया ना फिर? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। उसकी एग्जांपल आपके सामने कल एक बच्ची जो है वो निमरा पेश की गई है, उसकी उम्र 16 साल थी और उसका बयान उसने अपने शौहर के हक में दिया जो जज साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पहले आपका मेडिकल होगा उसके बाद आपकी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये के हिसाब से कोई केस कमजोर नहीं, हमें डेड श्योर है कि हमारी बच्ची की जो एज है वो 14 साल है और 14 साल की बच्ची की जो है वो सिंध मैरिज एक्ट और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट कहता है कि कोई शादी नहीं, कोई निकाह नहीं। रामे साहब, किसी किस्म की कोई कॉल रिसीव हुई हो? बच्चियों की जरा अटैचमेंट होती है अपनी माओ के साथ, बहनों के साथ, किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया हो अभी तक पूरे अरसे में? मैडम कोई राब्ता नहीं है।
अच्छा, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फयाज रामे साहब मौजूद थे, माहिर कानून, और सारी केस की जो पेचीदगियां हैं, जो वालिदैन की तरफ से जो इस वक्त डिमांड रखी जा रही है, और उनका ये कहना है कि इस केस के हर दम तक केस लड़ेंगे, एंड तक जाएंगे और हार बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। बच्ची की जो उम्र है उसके हवाले से भी उन्होंने एक मरतबा फिर से तस्दीक की कि ऑब्वियसली वो कम उम्र है, इसलिए शायद अदालत में पेशी नहीं हो पा रही है। बच्ची की तरफ से भी, दुआ की तरफ से भी किसी किस्म का कोई राब्ता अभी तक वालिदैन से नहीं किया गया है। देखना यह है कि कब तक लड़की बाजियाब हो जाती है। दो कि सोशल मीडिया पर शी इज पोस्टिंग हर वीडियोस एंड मैसेजेस, और वो सब कुछ लोगों के सामने ही है, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो एक वो इमोशनल एक वो जो सारी चीज है, वो ऑब्वियसली एक इट्स अ टफ फेज उनके लिए भी, और वो हर सूरत ये चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनकी बेटी उन तक पहुंच जाए। सो लेट्स सी कि ये केस जो है वो आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।